गुड इवनिंग दोस्तों। मैंने कल आपको इस यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेसन उठाया था, शिक्षण अभिक्षमता। और शिक्षण अभिक्षमता में हमने आपको कल शिक्षण के बारे में बताया। आज हम उससे आगे चलते हैं, यानी अगर हमें शिक्षण के बारे में अगर पता चला तो अब हम अभिक्षमता के बारे में भी जान लेना चाहिए कि आखिर अभिक्षमता किसे कहते हैं। तो अभिक्षमता से तात्पर्य हमारा किसी भी कार्य करने की क्षमता तब हमारे अंदर आती है जब उस कार्य के प्रति हमारी रुचि होती है। तो एक प्रकार से अभिक्षमता क्या हुई? अभिक्षमता यानी जिसमें हमारी रुचि भी सम्मिलित हो, यानी जिस कार्य को करने की हमारी इच्छा भी हो। यानी अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या हम स्टडी कर रहे हैं या हम किसी अदर्स कोई काम कर रहे हैं, अगर उस कार्य को करने में हमारी रुचि नहीं है तो हमारी अभिक्षमता हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं और उस कार्य को करने में हमारी रुचि भी है, यानी वो कार्य हमें पसंद भी है, तब हमारी अपने अंदर की जो क्वालिटी है वो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती। इसी प्रकार हमने कल आपको बताया शिक्षण के बारे में, थोड़ा रिवीजन हो जाए फिर इस दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। शिक्षण से हमने बताया था कि ये शिक्षा शब्द से लिया गया हुआ है, मिलकर बना हुआ, और जो शिक्षा है ये शिक्ष धातु से बना हुआ। शिक्ष जो धातु है ये संस्कृत का शब्द है। प्रश्न बन जाता है कि आखिर शिक्षण शब्द किस से मिलकर बना है? तो शिक्षा से। शिक्षा किससे मिलकर शब्द से बना हुआ गया पूर्ण रूप से? तो शिक्ष धातु से। और शिक्ष धातु किससे लिया गया है? तो संस्कृत से लिया गया शब्द है। हमने आपको बताया शिक्ष का क्या अर्थ होता है? सीखना या सिखाना। कहीं ना कहीं हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। तो व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखना और सिखाना का कार्य करता रहता। अब अगर हम किसी को सिखाते हैं और किसी से कुछ सीखते हैं तो तभी जब हमारे अंदर रुचि हो उस कार्य को सीखने में। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी कार्य करने की क्षमता रुचि पर निर्भर करती है। अगर हमारे पास रुचि है, उस कार्य करने की हमारे अंदर से इच्छा है, तभी हम उस कार्य में अपनी अभिक्षमता को दिखा सकते हैं। तो इसका मतलब शिक्षण एक ऐसा कार्य है जब हम किसी, जैसे हिंदी हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, या कोई भी अदर सब्जेक्ट है, अगर उसे को पढ़ने में जब हमारी रुचि होगी तभी वह सब्जेक्ट हमें आएगा। तो अब आगे चलते हैं हम। सीखना और सिखाना हमने बताया, कल बताया था क्लास में कि सीखना और सिखाना एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसी प्रकार एक शब्द है इस सीखने का, एक शब्दावली से हम प्रयोग कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं अधिगम। यानी अधिगम का शाब्दिक अर्थ ही होता है सीखना। सीखना हमने कल आपको ये भी बताया कि जो सीखना है किन्हीं 3 शब्दों पर निर्भर है। यानी इसका जो आधार है सीखने का वह किससे लिया गया? शिक्षा से। शिक्षा शिक्ष से, तो इसका अर्थ क्या है? सीखना। तो कहीं ना कहीं एक आधार ये हो गया शिक्षा। दूसरा, अब हमने बताया इसका एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, या एक शब्द में हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी अधिगम। तो यानी दूसरा हमारा क्या हुआ? अधिगम। यानी शिक्षा जो है, शिक्षा किसका आधार बनी? अधिगम का। और अधिगम किसका आधार बनेगा? ज्ञान का। इन्हीं तीनों का आपस में मेल को ही जब हम कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं उसे ही हम सीखना या सिखाना कहते हैं। यानी शिक्षा से अधिगम, अधिगम से ज्ञान, इन तीनों का आधार ही क्या कहलाता है? सीखना या सिखाना कहलाता है। हमने कल आपको एक बताया था KB² यानी K से हमारा क्या हो गया? नॉलेज। B से हमारा बिहेवियर, और एक B से हमारा हो गया बिलीव। ठीक, यानी नॉलेज अर्थात हम ज्ञान, बिहेवियर यानी हमारा जो व्यवहार, और बिलीव यानी विश्वास। यानी सीखने के 3 आधार होते हैं। क्या क्या? ज्ञान, व्यवहार, विश्वास। जब इनमें कोई चेंज होता है, चेंज इन अर्थात परिवर्तन होता है,
वही हमारे लिए क्या हो जाता है, सीखना या सिखाना। हम कुछ भी सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारे कार्यों में परिवर्तन होने लगता है। आप लोग कभी देखते होंगे कि प्राइमरी का बच्चा जब एडमिशन लेता है या कोई बड़े कॉलेज में कोई प्रवेश लेता है, गांव का बच्चा अगर किसी भी सिटी वाले कॉलेज में प्रवेश लेता है तो उसे शायद, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, जब वो किसी बड़े कॉलेज में प्रवेश लेते हैं और वहाँ पर जाकर जब इंग्लिश मीडियम बच्चों से संपर्क में आते, तब उन्हें अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते उनके व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन आने लगता है और वो अंग्रेजी को धीरे धीरे जानने लगता है। एक गांव का बच्चा शहरी बच्चे से जब एक आपस में मिलता है तो वो भी उसके अनुरूप से ढलने लगता है। उसी प्रकार जो उसमें परिवर्तन होता, उसी प्रकार यहाँ शिक्षण में के द्वारा भी हम किसी की अभिक्षमता को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? ज्ञान में परिवर्तन भी क्या कहलाएगा, हमारा सीखना कहलाएगा। व्यवहार में हमारा परिवर्तन क्या कहलाएगा, वो भी सीखना कहलाएगा। यानी विश्वास में भी हमारा जो परिवर्तन होगा वो भी क्या कहलाएगा, सीखना कहलाएगा। यानी जब इन सीखने के इन तीन आधारों में जब कोई परिवर्तन होगा, वह एक प्रकार से क्या होगा, सीखना या सिखाना। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जब हम कोई भी वांछित परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही हमारे लिए क्या होता है, अधिगम या सीखना या सिखाना। कल हमने आपको इतनी बात क्लास में समझाई थी और कुछ एक दो प्रश्न समझाए थे। अब आगे हम चलते हैं, इसके आपको समझाते हैं कि आखिर इस शिक्षण अभिक्षमता को कैसे जाने, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या है, किस लिए इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम बता देते हैं कि इस शिक्षण अभिक्षमता को हमने 3 भागों में बांटा। पहला अभी तक हम आपको समझा ही रहे थे कि पहला क्या है, शिक्षा। और शिक्षा को हम इसी के नीचे हम इसको परिभाषित कर देंगे। दूसरा क्या है, शिक्षण। और तीसरा क्या है, उद्देश्य। यानी कोई भी शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण कार्य करने के लिए सबसे पहले हमारे इस पूरी शब्दावली को हम इन 3 शब्दों में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो शिक्षा क्या है, बालक में जो विद्यमान सर्वांगीण, मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। बालक में विद्यमान सर्वांगीण शक्तियों को बाहर निकालकर उनको विकसित करना। यानी शिक्षा का तात्पर्य क्या है, या हम कह सकते हैं शिक्षा का क्या अर्थ होता है, बालक में विद्यमान सर्वांगीण शक्तियों को बाहर निकालकर उनको विकसित करना। एक प्रकार से हम कह सकते, कल हमने आपको बताया था समीपस्थ यानी सर्वांगीण विकास। वही बात आ गई यहाँ पर कि जो भी बालक के अंदर आंतरिक जो भी उसके विकास हो रहा है, यानी जो भी उसके अंदर की रुचियाँ हैं, उन्हें बाहर निकाल कर उन्हें विकसित करना ही हमारे लिए क्या है, शिक्षा है। यानी एक शिक्षण में इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम किसी बालक की आंतरिक शक्तियों को या उनकी सर्वांगीण जो शक्तियाँ, जो उनकी रुचियों को बाहर निकाल कर अगर विकसित नहीं कर सकते तो हमारे लिए शिक्षण अपूर्ण है। इसलिए हम जब भी कोई भी शिक्षण कार्य करें या शिक्षण कार्य करते हैं तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, बालक। यानी जो बालक के अंदर जितनी भी आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो भी उसके अंदर विकास है, जो भी उसके अंदर रुचियाँ हैं, उन सब को बाहर निकाल कर उनको डेवलप करना। किसी को कला में रुचि होती, किसी को संगीत में रुचि होती, किसी को स्टडी यानी पढ़ने में ही रुचि होती है। तो इन सब शक्तियों को बाहर निकाल कर जब तक हम विकसित नहीं करेंगे तो वो हमें सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देगी। अब शिक्षण क्या है, तो शिक्षण का 2 रूपों से अर्थ बताया गया है। एक तो व्यापक अर्थ है और दूसरा संकुचित।
व्यापक और संकुचित, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षण का व्यापक अर्थ से क्या तात्पर्य है या शिक्षण के संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य। 4 ऑप्शन दे दिए डिस्क्रिप्टिव में, फिर आपको बताना। तो जो व्यापक अर्थ होता है, व्यापक का मतलब आसपास का घटक, वातावरण से भी हम ले सकते हैं। घटक मतलब वही है आसपास का वातावरण। कभी आपने देखा सुना होगा कि अगर किसी भी बच्चे को जैसा वातावरण मिलता है उसी के अनुरूप वो अपने आप को ढाल लेता है। तो शिक्षण भी एक शिक्षण का अर्थ व्यापक रूप में क्या है, आसपास का घटक। संकुचित रूप से तात्पर्य है विद्यालय से, यानी बच्चा विद्यालय में रहकर केवल बस जो आप उसको शिक्षण कार्य देंगे उतना ही सीखेगा, खेल कूद कार्यक्रम बस यही सीखेगा। लेकिन जब व्यापक रूप में, जब वो वातावरण में, समाज में जब आप सम्मिलित होगा तो वो और चीज़ों को भी ग्रहण करेगा। इस प्रकार शिक्षण का 2 रूपों से अर्थ होता है। एक व्यापक में आसपास का अर्थ हुआ आसपास का घटक, और संकुचित से तात्पर्य हुआ विद्यालय में। अब इसके उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। उद्देश्य यानी एक शिक्षण कार्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए, एक शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वातावरण में समायोजन होना चाहिए, यानी एक शिक्षण अभिक्षमता यानी का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वातावरण में समायोजन। यानी जैसा हम वातावरण बच्चों के लिए, बालक के लिए अगर अच्छा वातावरण होगा तो उसमें बच्चा जल्दी सम्मिलित होगा। अगर उसके लिए विपरीत वातावरण होगा तो बच्चा थोड़ा सा देर से वैसे उस माहौल में सम्मिलित होगा। तो इसलिए सबसे पहला एक शिक्षण कार्य के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि उस बालक के अनुरूप वातावरण हो। दूसरा, यानी हमारा शिक्षण कार्य का पहला उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि हमें एक स्वच्छ और डिसिप्लिन वाला वातावरण का समायोजन करना चाहिए। दूसरा हमारा तात्पर्य है शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाना, अर्थात जो भी हमसे शिक्षण ले रहा है उस शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाना। यानी इसका तात्पर्य है क्रियाशील बनाना, कार्य करने योग्य बनाना। क्रियाशील से मतलब कार्य करना, यानी जो भी हम शिक्षण दे रहे हैं शिक्षार्थी को तो उसके लिए उसे क्रियाशील यानी उसे तत्पर करना, जिससे वो उस कार्य को सीख करके आगे अपना विकास कर सके। तो दूसरा उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए शिक्षण में, शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाना, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे प्रेरित करना। और तीसरा क्या होना चाहिए, नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। यानी किसी भी शिक्षार्थी को या बालक को हमें प्रेरित करना चाहिए कि वो नई नई जानकारियों का ग्रहण करें। चौथा हमारा इसमें उद्देश्य होना चाहिए संवेग को नियंत्रित करना। आज की जनरेशन को आप देखते होंगे कि संवेग से हमारा तात्पर्य है, अभी हम आपको बता रहे हैं, एक मिनट, संवेग नियंत्रित करना। संवेग से मतलब है, संवेग क्या होते हैं, जो ऐसे क्रोध, प्रेम, ये सब हमारे क्या है संवेग। आज की अधिकतर हम लोगों ने देखा होगा कि जनरेशन जरा सा भी कुछ भी उनके विपरीत कार्य हुआ तुरंत एग्रेसिव होते हैं, तुरंत अपना टेम्परेचर हाई कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को यानी एक शिक्षण कार्य के लिए एक क्या उद्देश्य होना चाहिए, यानी संवेगों का भी नियंत्रित करना अनिवार्य है। तो आज हमने आपको बताया शिक्षण अभिक्षमता को 3 आधारों से भी हम समझ सकते हैं। इसके आधार पर कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा का अर्थ है बालक में विद्यमान सर्वांगीण शक्तियों को बाहर निकालकर उनको विकसित करना। दूसरा, शिक्षण का हम 2 प्रकार से अर्थ समझ सकते हैं, व्यापक रूप में भी और संकुचित रूप में भी। व्यापक यानी आसपास का घटक, जैसा आसपास का वातावरण, जब हम समाज से जुड़ेंगे तो हम कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को सीखेंगे। विद्यालय से संकुचित से तात्पर्य, विद्यालय में हम आप देखते होंगे बड़े कॉलेजों में 3 घंटे का 2 घंटे की बस रहता है, 3 लेक्चर लेकर चले आए। बीए यानी स्नातक हमारे 3 विषय से होते हैं, लास्ट ईयर 2 विषय से होता है। लेकिन
उन तीनों विषयों को पढ़ने के लिए चाहे 45-45 मिनट के पीरियड लिए और चले आए घर। लेकिन अगर यही चीज़ प्राइमरी में, माध्यमिक में देखा गया तो 6-6 घंटे बच्चा विद्यालय में रहता है, तो केवल वो 6 घंटे ही वहाँ पर जो भी एजुकेशन उसको शिक्षण दिया जाता है उतना ही सीखकर वो घर आ जाता है। तो एक प्रकार से वो संकुचित वहाँ रहता है, यानी कहीं ना कहीं वो एक क्लास में, एक कक्षा के बीच में सीमित रहता है, जितना भी ज्ञान है उसका उतने वहीं तक में। तो इसलिए शिक्षण संकुचित में रूप में क्या हुआ विद्यालय में, और जब वो समाज में जाएगा तब उसके मानसिक, फिजिकली आपका देखेंगे सभी इन सब चीज़ों का सर्वांगीण विकास होगा। तो एक प्रकार से ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके हमने आपको बताया कि ये उद्देश्य होने चाहिए। वातावरण में समायोजन, शिक्षार्थियों को क्रियाशील बनाना, संवेग नियंत्रित करना, नई नई जानकारी प्राप्त करना। अब हम बात करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि शिक्षण एक प्रकार से हम एक शब्द में या एक लाइन में उसको व्याख्यात कर सकते हैं कि जो भी वांछित व्यवहार में परिवर्तन है वही हमारे लिए क्या है, शिक्षण है। अगर हम वातावरण को समायोजित कर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक विकास हो रहा है। हम संवेग को नियंत्रित करना सीख रहे हैं तो भी हमारा विकास हो रहा है। हम नई नई जानकारियां भी प्राप्त कर रहे हैं तो भी हमारा विकास हो रहा है। तो एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हमारा क्या कहला सकता है, शिक्षण ही कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार एक शिक्षण के 2 आधार बताए गए। 2 क्या क्या, पहले यानी शिक्षण के 2 मुख्य केंद्र बता दिए गए। एक तो हो गया आपका शिक्षक और दूसरा हो गया आपका विद्यार्थी। अब एक महोदय हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वह द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय यानी शिक्षक और विद्यार्थी, इन दोनों के बीच का जो संबंध है इसी को उन्होंने क्या कह दिया, यानी एक शिक्षक क्या कार्य करता है, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ही तो लाता है एक शिक्षण कार्य करके। तो कहीं ना कहीं ये द्विस्तरीय प्रक्रिया बताई गई पहले। अब इसे माना किसने, तो एक मनोवैज्ञानिक हैं हमारे एडम एवं रास महोदय ने कहा कि जो ये शिक्षण है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है यह द्विस्तरीय है। 2 स्तरीय यानी एक शिक्षक और विद्यार्थी, ये 2 स्तरीय प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, ये एडम एवं रास ने कहा। लेकिन इन्होंने स्वीकार किया इस चीज़ को कि कहा कि शिक्षण कैसा है, हमारा द्विस्तरीय है और इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक संबंध है यही प्रक्रिया कहलाई 2 स्तरीय। लेकिन कुछ समय बाद इस चीज़ का खंडन करते हुए इसमें एक तीसरी चीज़ जोड़ी गई और वह जोड़ा गया पाठ्यक्रम। और उस पाठ्यक्रम के लिए यानी पहले तो इन्होंने एडम और रास ने कहा, मैं इधर बनाए दे रही हूँ इसको और तीसरा आपको बता रही हूँ, यानी एडम एवं रास महोदय 2 स्तरीय प्रक्रिया कहते हैं। इन्होंने कहा शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, 2 स्तरीय, एक तो शिक्षक है और दूसरा विद्यार्थी। लेकिन आगे चलकर इस चीज़ का खंडन करते हुए हमारे एक महोदय हैं मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी और रायबर्न कहते हैं कि शिक्षण द्विस्तरीय ना होकर त्रिस्तरीय है। यानी इन्होंने कहा शिक्षक और विद्यार्थी तो है ही है, पर इन दोनों के बीच में जो पारस्परिक संबंध स्थापित करता है वह होता है पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम। यानी आप लोग देखते होंगे जब नेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें ज़्यादातर पाठ्यक्रम को कैरिकुलम लिखकर ही आता है।
लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम का सिलेबस से तात्पर्य नहीं है, अभी हम आपको उसको भी डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये जो हमारे जान महोदय हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, त्रिस्तरीय, और कहीं ना कहीं इसी स्तर की प्रक्रिया को मान्यता मिली। क्यों? क्योंकि अगर केवल शिक्षा विद्यार्थी के बीच में अगर संबंध है तो किस बेस पर इन दोनों के बीच में संबंध बना? तो जो बेस है वो तो हमारा पाठ्यक्रम ही हुआ ना। तो कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम भी अनिवार्य है, यानी जो हम बच्चों को पाठ्यक्रम कैरिकुलम तैयार कराते हैं उसका एक विकसित रूप ही तो इन दोनों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करता है। तो इसलिए जॉन डीवी और रायबर्न एवं रायबर्न ने क्या कहा कि शिक्षण की प्रक्रिया त्रिस्तरीय होती है, ना कि द्विस्तरीय प्रक्रिया होती है। लेकिन फिर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय प्रक्रिया के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने बात कही? तो एडम एवं रास ने कहा। त्रिस्तरीय प्रक्रिया के बारे में किसने कहा? तो जॉन डेवी एवं रायबर्न महोदय ने ये बात कही। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। तो कहीं ना कहीं हमने देखा होगा कि हमें पाठ्यक्रम का अर्थ हम लोग लगा लेते हैं सिलेबस से। एक पाठ्यक्रम होता है सिलेबस, और एक पाठ्यक्रम से तात्पर्य हुआ अभी जो हमने बताया कैरिकुलम। इसे हम पाठचर्या भी कहते हैं। अब इन दोनों में आप अंतर समझ लीजिएगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं कैरिकुलम। ठीक, सिलेबस और इस पाठ्यक्रम में दोनों में डिफरेंट क्या होता है? तो ये डिफरेंट आपको समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि सिलेबस क्या है और कैरिकुलम क्या है। तो देखिए, सिलेबस से क्या मतलब है? हम लोग आप देखते होंगे हिंदी, भूगोल, क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें एक विषय, एक सिलेबस निर्धारित होता है। और कहीं ना कहीं ये जो सिलेबस, यानी हर विषय का एक सिलेबस होता है। कोई भी विषय हो, सब्जेक्ट हो, उसका एक सिलेबस होता है और यह सिलेबस निर्धारित होता है ना। आप लोग जानते हैं, आप लोग देखते होंगे कि यूनिट में बटा होता है कि मान लीजिए हिंदी है या इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सिलेबस है, बोल दिया गया 3 यूनिट में ही समाप्त हो गया। तो इसमें सिलेबस से तात्पर्य क्या है? हर विषय का निर्धारित एक सिलेबस होता है और इसका जो रूप होता है वह छोटा होता है। रूप कैसा होता है? छोटा होता है। क्यों? क्योंकि यूनिट में बटा होता है। हर विषय का एक निर्धारित सिलेबस होता है और इसका जो रूप होता है वह छोटा होता है। वहीं अब हम बात करते हैं कैरिकुलम। तो जो इसका रूप होता है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। कैरिकुलम यानी पाठ्यक्रम का रूप बहुत बड़ा होता है। अब हम इसको समझाने के लिए एक उदाहरण आपको बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 स्कूल हैं। एक स्कूल में सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरे स्कूल में सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही। यानी एक स्कूल में किताबें भी दी जा रही, बच्चों को खेल कूद प्रतियोगिता भी कराई जा रही, अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराई जा रही, और एक स्कूल में सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन तो दी जा रही, ना खेल कूद है, ना कोई प्रतियोगिता रखी जा रही, ना ही उन्हें कोई बुक इशू की जा रही है कॉलेज की तरफ से। तो यह एक प्रकार से दोनों के बीच में सुविधा नहीं। अब इस अच्छे स्कूल में जिसमें सारी सुविधा मिल रही, वहाँ शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं जो अपना शिक्षण कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दूसरे विद्यालय में वहाँ पर शिक्षक ऐसे ही टेम्परेरी जो रखे गए हैं वो अपना शिक्षण कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। कोई भी शिक्षक अनभिज्ञ नहीं होता, लेकिन कार्य करने की रुचि की बात होती, वही अभिक्षमता की बात होती है। अगर अंदर से हमारी रुचि ही नहीं है पढ़ाने की तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो हमारा शिक्षण अधूरा रहेगा, अपूर्ण रहेगा। और यही हमें अगर रुचि है किसी भी विषय को पढ़ाने की या पढ़ने की, तो हमारी अभिक्षमता अपने आप डेवलप होगी। तो इसी तरह पाठ्यक्रम यानी जो विद्यालय सारी सुविधा दे रहा है तो उसका कैरिकुलम, इसका पाठ्यक्रम कैसा हुआ? विस्तार, काफ़ी विस्तार हो गया, काफ़ी फैलाव हो गया। और उसी जगह जो दूसरा विद्यालय था उसमें सुविधाएं और शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही थी, तो उसका कैसा कैरिकुलम हो गया? छोटा। तो कहीं ना कहीं कैरिकुलम का तात्पर्य जिसका बड़ा होता है और सिलेबस एक निर्धारित होता है, इसका रूप भी
छोटा होता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, अब हम बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया के संचालन की। यानी अगर हमें कहीं ना कहीं प्रकार की बात हो जाती है कि आखिर शिक्षण प्रक्रिया का संचालन हम कैसे करेंगे, तो जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, अभी हमने आपको बता दिया कि 2 प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को रखा गया, एक तो द्विस्तरीय और एक त्रिस्तरीय। जो द्विस्तरीय थी वो एडम एवं रास की थी, और जो त्रिस्तरीय थी वो हमारी जॉन डीवी और रायबर्न की थी। उसमें केवल आपको क्या जोड़ देना है, पाठ्यक्रम जोड़ देना है, और द्विस्तरीय में केवल शिक्षक और विद्यार्थी रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया के संचालन की। जो हमारे शिक्षण प्रक्रिया का संचालन होता है, इससे पहले, संचालन से पहले हम आपको इसकी थोड़ी सी विशेषताएं बताना चाहते हैं कि अगर हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर शिक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तब हम शिक्षण प्रक्रिया का संचालन आपको पूरी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले एक ओरल रूप में समझाए दे रही हूँ मैं आप लोगों को कि विशेषताएं क्या होती हैं शिक्षण की। सबसे पहले अभी हमने बताई, इसकी विशेषताएं पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको संचालन बताते हैं, तब संचालन आपको ज़्यादा क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता चलेगा कि आखिर शिक्षण में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तब तक आप उसके संचालन या उसकी प्रक्रिया को नहीं समझ सकते। तो विशेषताओं में पहला जो इम्पोर्टेंट बात आती है, मैंने अभी आपको बताया कि एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में माधुर्य संबंध होने चाहिए। माधुर्य संबंध से तात्पर्य, यानी अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई बच्चा है तो आप इतना ज़्यादा उसको प्रेम और करी रही है कि अदर्स बच्चों के प्रति आपका कोई सहयोगी ना हो, ऐसा नहीं। यानी आपके लिए सभी विद्यार्थी बराबर हों, आप बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। वही व्यवहार कहीं ना कहीं हमने बताया, जो भी आप शिक्षण कार्य दे रहे हो, उस शिक्षण कार्य, आपका जो शिक्षण हो वो बच्चों को भली भांति उन तक बिल्कुल पहुँचे और उनकी समस्याओं का समाधान, यानी बच्चे आपसे निसंकोच होकर आपसे प्रश्न कर सकें। इस तरह आपके और विद्यार्थी के बीच में माधुर्य संबंध होने चाहिए। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में एक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होना चाहिए, तब जाके हमारा शिक्षण परिपूर्ण हो सकता है। दूसरी चीज़, हम परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें, यानी परस्पर सूचनाओं का। अब परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान से तात्पर्य वही चीज़, हम जो भी शिक्षण कर रहे हैं या जो भी विषय हम यहाँ पर टॉपिक लेकर खड़े हो रहे हैं, उसका आदान प्रदान परस्पर होना चाहिए। यानी हमारी शब्दावली एकदम क्लियर होनी चाहिए, यानी जो भी हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो एकदम साफ होना चाहिए और बच्चों तक सही तरीके से पहुंचना चाहिए। यानी जो जिस शब्द का भी हम प्रयोग करें, उस शब्द को, या अगर हम कोई कठिन शब्द का प्रयोग करते हैं तो बच्चों को उसका अर्थ बताकर सही से उन तक विचार पहुंचाने चाहिए। तो वही चीज़, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी हम बच्चों तक जो भी शिक्षण दे रहे हैं वो उन तक पहुँचे और वहाँ से जो भी प्रश्न आ रहा है वो हमारे तक सही से आए। तो ये दूसरी विशेषता क्या हुई, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान हम कर सके। तीसरी चीज़, अपने व्याख्यान पूर्व ज्ञान, यानी जो भी हम व्याख्यान कर रहे हों शिक्षण में, उसका हमें पूर्व ज्ञान निश्चित होना चाहिए। ये नहीं कि हमें पता ही ना हो। अगर मान लीजिए आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, ऐतिहासिक ही ले लीजिए, यानी अगर आप लाल किले के बारे में बता रहे हैं
या आप आगरा में जो आपका ताजमहल के बारे में बता रहे हैं, तो उसके बारे में हमें पूर्व ज्ञान होना चाहिए। यानी या तो हम मॉडल के तहत भी उस बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, व्याख्यान को हम एक मॉडल के रूप में भी, या प्रोजेक्टर की सहायता से एक उदाहरण या कोई भी एक उदाहरण लेकर बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उस विषय के बारे में हमें पहले पूर्व ज्ञान निश्चित रूप से होना चाहिए, तब हमारा शिक्षण प्रभावी हो सकता है। चौथी चीज़, छात्रों की समस्याओं का समाधान। हमने आपको कल एक चीज़ बताई होगी यहाँ से कि कोई भी शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है। अगर हम कोई शिक्षण प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? समस्या। अर्थात जब भी हम कोई, यानी समस्या से तात्पर्य ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ गई, यानी कोई आपसे लड़ाई झगड़ा या कुछ भी ऐसे वाद विवाद, ऐसी कुछ नहीं बात। यानी समस्या का तात्पर्य है कि एक प्रश्न आया हमारे पास। यानी जब भी हमारे शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? एक प्रश्न आएगा। और प्रश्न का मतलब यानी कोई समस्या हमारे सामने जब रखेगी तभी हम उसका उपचार और निदान कर सकते हैं। तो एक समस्या यानी एक प्रश्न आया, इस प्रश्न का समाधान करने के लिए हमने क्या किया? उद्देश्य की पूर्ति की। उद्देश्य है ना, समस्या क्या क्या किया? समाधान किया। और समाधान के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। यानी उस समस्या का समाधान करने के लिए उद्देश्य आया, हमारे समस्या आई, एक प्रश्न आया, उसकी उद्देश्य पूर्ति के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? शिक्षण करते हैं। और शिक्षण के बाद हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। तो वही चीज़ हमने बताई कि शिक्षण प्रक्रिया में, यानी इसकी एक विशेषताओं में क्या है? छात्रों की समस्या का समाधान। यानी छात्र को किसी प्रश्न में समस्या या किसी शिक्षण कार्य में या कुछ भी, किसी भी विषय में कोई समस्या है तो सर्वप्रथम हमें उसका समाधान निश्चित तौर से करना चाहिए। इसके बाद हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात, छात्रों की योग्यता को पहचानना। यानी अगर कोई, मान लीजिए अभी हमने शुरुआत में ही लेक्चर देते समय आपको बताया, रुचि की बात बताई कि जब तक किसी को किसी विषय में रुचि नहीं होगी उसकी अभिक्षमता जागृत नहीं होगी। इसी प्रकार हम अगर कोई शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें छात्रों की योग्यता को पहचानना होगा कि आखिर छात्र में कौन कौन सी योग्यताएं हैं, किस छात्र में कैसी योग्यता, उसके आधार पर हमें उस शिक्षण कार्य अपना देना चाहिए। तो ये रही विशेषताएं, यानी शिक्षक और विद्यार्थी में माधुर्य संबंध हो, परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान हो, अपने व्याख्यान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षण कार्य में, और छात्रों की समस्या का समाधान हो। छात्रों की योग्यता के आधार पर या उनकी योग्यता को भी पहचानना चाहिए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ये विशेषताएं किसकी हैं? शिक्षण अभिक्षमता की। अब आगे चलते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी शिक्षण की प्रकृति कैसे होती है या इसकी प्रकृति क्या उसकी परिभाषा है वो हम बताएंगे। थोड़ा रुक जाए, 2 मिनट पानी पीते हैं, आते हैं 1 मिनट में पानी पीकर, गला सूख रहा है हमारा, थक गए। चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षण की प्रकृति के बारे में। पढ़ाते पढ़ाते गला सूखने लगता है तो पानी भी ज़रूरी है, गर्मी भी है इस समय काफ़ी। अब हम बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति की, कि आखिर शिक्षण की प्रकृति कैसे है, उसका नेचर कैसा है। आप लोग देखते होंगे घर में जैसे 5 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं तो हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है। हम स्वयं अपने शरीर फिजिकली जो भी हमारे आकार विकार में देख सकते हैं, हम अपने शारीरिक आकारों में भी देख सकते हैं कि जिस तरह हमारी 5 फिंगर्स बराबर नहीं होती,
बराबर नहीं होती, यानी सबकी अपनी अपने कार्य हैं, सबकी अपनी अपनी एक नेचर है। उसी तरह शिक्षण की भी एक प्रकृति होती है। तो इसे हम एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। अभी जो हमने आपको बताया कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए। बात समझ में आ गई? यानी शिक्षण की प्रकृति कैसी है? यह एक प्रक्रिया है और ये किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, जिसे हम दूसरे शब्दों में या इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में? सोद्देश्य प्रक्रिया। बात समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित करती है, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सोद्देश्य प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं या सोद्देश्य प्रक्रिया भी कहते हैं। ये इसकी प्रकृति है, अर्थात इसका एक नेचर है कि ये हमारे किसी न किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेरित करती है और इसी प्रेरणा को हम क्या नाम दे देते हैं? सोद्देश्य प्रक्रिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी अब कहीं ना कहीं हम इसको एक प्रकार से हमारे विचारों का आदान प्रदान, संप्रेषणात्मक, यानी हम किसी से आदान और प्रदान, विचारों का आदान प्रदान एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, यानी संप्रेषण जिसे हम कहते हैं। आगे हम आपको संप्रेषण के बारे में भी पढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकी क्या कहते हैं, संचालन की। जहाँ पर हम थे हमने आपको बताया था, अब आपको शायद शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन समझ में आए। हम वहीं पहुँचते हैं जहाँ हमने आपको छोड़ा था। इसको सिर्फ ये इसलिए समझाया कि आखिर शिक्षण अभिक्षमता है क्या, है ना, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। अब हम आपको बताते हैं शिक्षा या शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन कैसे करेंगे हम। प्रक्रिया का संचालन, तो देखिए हमने बहुत सी बुक पढ़ी होंगी, कहीं पर इस प्रक्रिया को कई प्रकार से बांटा गया, कहीं पर 3 प्रकार से, कहीं पर कई प्रकार बताए गए हैं, वो सब नहीं पता। लेकिन सही मायने में जो शिक्षण प्रक्रिया का जो संचालन है, ये 2 ही प्रकार से हुआ है। आप कह सकते हैं ये 2 प्रकार से, एक मेजर एक माइनर। यानी मेजर माइनर से तात्पर्य है, मेजर मतलब यानी मुख्य, 2 रूपों से इसके 2 प्रकार ही बताए गए हैं, एक तो मुख्य और दूसरा गौण। यानी माइनर पार्ट ऑफ टीचिंग और ये मेजर पार्ट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले अब हम आपको ये मुख्य जो शिक्षण प्रक्रिया है इसके अंतर्गत बताएंगे कि इसका पहला जो भाग होता है, यानी इसमें भी सब क्लास बांटे गए। ये तो मेन हेडिंग हो गई कि शिक्षण प्रक्रिया का संचालन किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। पहला क्या हुआ? मुख्य शिक्षण, यानी मुख्य टीचिंग या मुख्य शिक्षण कह सकते हैं, या मेजर पार्ट ऑफ टीचिंग, है ना। दूसरा क्या है? गौण, इसे हम कह सकते हैं माइनर पार्ट ऑफ टीचिंग। 2 प्रकार से बांटा गया है। और जो मुख्य शिक्षण है इसके अंतर्गत भी सब क्लास हैं, और सब क्लास में सबसे पहले आता है हमारा वर्णनात्मक। ठीक, तो आप लोगों को यहाँ पर हम रोकते हैं, इसके आगे अब आगे चलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया हो या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।